हम अपवाह तंत्र डिस्कस कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम, और आज हम ड्रेनेज सिस्टम में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र करेंगे, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि हम हिमालय अपवाह तंत्र जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। होपफुली हिमालय अपवाह तंत्र से रिलेटेड आपने जो भी चीजें हैं उनको याद किया होगा, नदियों को याद किया होगा, आंसर्स लिख के देखे होंगे। अब हिमालय अपवाह तंत्र को पूरा तो हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से ही स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि काफी 3 दिनों से हिमालय अपवाह तंत्र ही चल रहा है तो आपको होपफुली याद हो गया होगा। तो अब देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बेसिक चीजें पहले अगर देखें, फीचर्स, विशेषताएं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, तो इस ड्रेनेज सिस्टम में नदियां जो हैं वो मोस्टली कैसी हैं, मौसमी नदियां हैं, सीजनल रिवर्स हैं, सीजनल रिवर्स। और ये जो मौसमी नदियां हैं ये किस में है, वृद्धावस्था में है या प्रौढ़ अवस्था जो होती है ओल्ड स्टेज में है, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ओल्ड स्टेज के में होने के कारण इनकी अपर्दन क्षमता थोड़ी कम है। जब नदी की इरोजन कैपेसिटी कम होती है तब वो नीचे से नदी के तल को काटने के बजाय साइड इरोजन, किनारों पर अपर्दन ज्यादा करती है। तो ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, ये लेटरल इरोजन करती है, साइड से काटती है, मतलब साइड इरोजन। इसे पार्श्विक अपर्दन भी कहा जाता है, पार्श्व भाग या किनारे वाला जो भाग है उसे काटने के कारण। तो ये लेटरल इरोजन करती हैं, पार्श्विक अपर्दन। और उसके अलावा ये नदियां जो हैं ये ज्यादा गहरी घाटियां बनाने की बजाय ये चौड़ी घाटियां बनाती हैं, ये ब्रॉड वैलीज जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं, ब्रॉड वैलीज, चौड़ी घाटियां। उसके साथ साथ इस तंत्र की नदियां जो है इनके पास ये बहुत लंबी नहीं होती है। इनका अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम जो है जिस एरिया में फैला होता है, बेसिन एरिया जिसको कहते हैं, इनका जल ग्रहण क्षेत्र और बेसिन एरिया थोड़ा छोटा होता है, हिमालय तंत्र की नदियों जितना बड़ा नहीं होता, ना ही इन नदियों की लंबाई ज्यादा होती है। और ये जो नदियां हैं ये ज्यादा विसर्पण भी नहीं करती हैं, ज्यादा मियंडर नहीं करती हैं, क्योंकि ये प्लेटो रीजन में बहती है या घाटियों में बहती है कई जगह। और इसी वजह से ये प्लेटो रीजन में, पठारी क्षेत्र में तो मियंडर या विसर्पण नहीं करती। जैसे ही ये नदियां जो है किनारे पर आती हैं या डेल्टा बनाकर महासागर में गिरने लगती है तो तटवर्ती मैदान में थोड़ा बहुत ये विसर्पण करती हैं, मियंडर करती हैं। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पहले, जब हमने अंतर देखे थे, डिफरेंसेस, उसमें हमने इसको देखा था। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं इनको हम दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में एक तो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर तंत्र या अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को। और अगर हम देखें पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में, ज्यादा नदियां आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हुई नजर आएंगी, और कम नंबर में या कम संख्या में नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही हैं। पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती है उनको एक एक करके देखेंगे, और आज जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां काफी ज्यादा हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ईस्ट की तरफ बह रही है, उनको देखिए। यहाँ पर बड़ी नदियों में से, मेन जो प्रमुख नदियों में से आपको दिख रही है वो है एक तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये चार प्रमुख नदियां तो हैं ही जो पूर्व की तरफ गिर रही हैं। इनके अलावा इनके आसपास भी कुछ नदियां हैं, जैसे यहाँ पर एक स्वर्ण रेखा नाम की नदी, सुवर्ण रेखा भी जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पर सुवर्ण रेखा के अलावा बैतरणी और ब्राह्मणी नाम की नदियां, ये महानदी के पास हैं। और फिर उसके बाद गोदावरी, कृष्णा के आगे यहाँ पेनेरू नाम की एक छोटी नदी है। फिर कावेरी नदी के आगे यहाँ वेगई नाम की एक छोटी नदी है। तो आज की क्लास में हम इन नदियों को देखने वाले हैं। हम स्वर्ण रेखा नदी को डिस्कस करेंगे, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी को करेंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू और कावेरी।
इन मेन नदियों को हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 नदियों को अभी हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वर्णरेखा नदी को। तो देखिए, सबसे पहले जो स्वर्णरेखा नदी है, याद कीजिए इससे पहले आपने स्वर्णरेखा नदी का नाम कब सुना था। और आपको याद आएगा कि जब हमने गंगा के मैदान किए थे, गंगा प्लेन्स, वहां पर हमने स्वर्णरेखा नदी को देखा था। और स्वर्णरेखा और दामोदर के बीच में जो मैदान है उनका नाम रार मैदान है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो स्वर्णरेखा नदी जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र से बहते हुए जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पर निकलती कहाँ से है? झारखंड से निकलती है। झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग है, रांची का पठार जिसको कहते हैं, वहां से निकलती है। तो इसका लोकेशन लगभग यहाँ पर है। देखिए, ये स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी जो है, इससे रिलेटेड बेसिक चीजों को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको रिटर्न मैटर भी दिखा दूंगी। ये देखिए, ये है झारखंड राज्य से निकलने वाली नदी। झारखंड के पास यहाँ पर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है और उड़ीसा के पास यहाँ ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन मान लीजिए, ये झारखंड। तो झारखंड में जो रांची का पठार वाला भाग है, रांची प्लेटो, वहां से रांची के पठारी क्षेत्र से ये निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी आगे आकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र से होकर और आगे गिरती है यहाँ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। और जितनी भी पूर्व की तरफ आने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वैसे तो अक्सर ये नदियां, पूर्व वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, पर यहाँ पर ये स्वर्णरेखा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बना रही है, ये सीधे जाती है और महासागर में गिर जाती है, कोई सेडिमेंट्स या अवसाद जमा नहीं कर पाती है। तो इसीलिए जहाँ ये गिरती है वहां नदमुख का निर्माण होता है, एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है, नदमुख। अब ये जो स्वर्णरेखा नदी है, इसका नाम स्वर्णरेखा क्यों पड़ा होगा? उसके पीछे कारण ये है कि इसमें सोना मिलता है। किसी भी नदी में जब सोना मिलता है, सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं और उन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं? निक्षेप, प्लेसर निक्षेप। तो इस नदी के बेसिन में भी सोने के प्लेसर निक्षेप या प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम स्वर्णरेखा है। ऐसी ही एक और नदी हमने की थी गंगा करते हुए, और वो कौन सी नदी थी? सोन नदी। अब ये जो नदी है, जब ये रांची के पठार से गिरती है, पठार से गिरते समय, जैसे पठार अगर हम इसको मान लीजिए ये कोई पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र ऊंचा होता है, और ऊंचे पठारी क्षेत्र से जब कोई नदी गिरेगी तो गिरते समय नदी क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी। तो जब ये स्वर्णरेखा नदी इस पठार से, प्लेटो से गिरती है, तो गिरते समय ये एक जलप्रपात बनाती है। और कहाँ बनाएगी? ये झारखंड में बनाएगी, क्योंकि झारखंड में ही ये पठार से नीचे गिरती है। तो झारखंड में ये एक वाटरफॉल बनाती है, उस जलप्रपात का नाम है हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, या वाटरफॉल जो है हुंडरू फॉल, उसका फॉर्मेशन करती है। फिर स्वर्णरेखा नदी जो है, जहां पर रांची के पठारी क्षेत्र से ये बहकर आती है, वहां पे लोहे के भंडार, आयरन रिजर्व्स काफी ज्यादा हैं। इसी वजह से इस नदी के किनारे एक प्रमुख शहर स्थित है जिसका नाम है, झारखंड का एक प्रमुख शहर स्थित है जिसका नाम है जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो है स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्पेशली टिस्को जिसको कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके लिए फेमस है। तो इस नदी से रिलेटेड मेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये है मेन पॉइंट्स। रांची के पठार से निकलती है ये नदी, हुंडरू जलप्रपात बनाती है। कहाँ बनाती है हुंडरू जलप्रपात? झारखंड में बनाती है। नदमुख बनाती है, एस्चुरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। और जमशेदपुर शहर इसके किनारे हैं, जो स्टील के लिए फेमस है, स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है पेनिनसुलर इंडिया में। फिर उसके बाद अब दूसरी नदी देखें, तो दूसरी नदी इसके ठीक आगे, सोन नदी के ठीक आगे, स्वर्णरेखा नदी के ठीक आगे बहती है, और इसी नदी से एक और नदी आकर मिलती है। अब ये दोनों नदियां कौन सी हैं वो देखिए। इसमें से ये जो नदी है ये तो स्वर्णरेखा है ही, स्वर्णरेखा। उसके ठीक आगे की तरफ पास में यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है वैतरणी।
और उससे आगे यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। तो ये वैतरणी और ब्राह्मणी नदियां जो हैं ये अंत में सम्मिलित रूप से कॉमन डेल्टा बनाती हैं, मतलब मिल जाती हैं और उसके बाद फिर ये डेल्टा बनाते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये कॉमन डेल्टा बनाती है, इसलिए अक्सर इन दोनों नदियों को एक साथ पढ़ा जाता है। खास बात यह है कि ब्राह्मणी और वैतरणी नदी जहां पर सम्मिलित रूप से एक डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम कॉमन डेल्टा कह सकते हैं इंग्लिश में, कॉमन डेल्टा, इनका डेल्टा क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है। इनके डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और मैंग्रोव वनस्पति का एक प्रमुख जो स्थान है वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जो इनकी डेल्टा रीजन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति को का एक नाम है, यहाँ पर वनस्पति का नाम नहीं, उस एरिया का नाम है, इसे कहते हैं भीतरकनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका। तो ब्राह्मणी और वैतरणी के डेल्टा क्षेत्र में भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। और ये भीतरकनिका मैंग्रोव ये वही मैंग्रोव रीजन है जहां पर दक्षिण अमेरिका के तट के पास से या दक्षिण अमेरिका के एक आइलैंड से ऑलिव रिडले कछुए आते हैं, वो यहीं तक इसके डेल्टा रीजन तक ही आते हैं। मैंग्रोव जो ये है भीतरकनिका मैंग्रोव नाम का जो स्थान है ये कंजर्वेशन साइट भी है, यहाँ पर उन कछुओं को भी संरक्षण दिया जाता है। तो ये इन मैंग्रोव के लिए या भीतरकनिका नाम के मैंग्रोव वाले स्थल के लिए फेमस है इनका डेल्टा। अब ये ब्राह्मणी और वैतरणी कहाँ से आ रही? वैसे तो ये दोनों नदियां जो हैं ये मेनली उड़ीसा में ही बह रही, पर इन नदियों की जो आसपास इन नदियों में आकर मिलने वाली जो कुछ प्रमुख धाराएं हैं वो धाराएं निकलती हैं रांची के पठार से, या उसको हम छोटा नागपुर पठार भी कह सकते हैं, छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग। तो छोटा नागपुर प्लेटो का जो सदर्न पार्ट है वहां से कई सारी धाराएं निकलती हैं जो आगे चलकर इन नदियों को बनाती हैं। अब ये जो ब्राह्मणी नदी है इसका निर्माण कौन सी नदियों से होता है वो देखिए। ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलने से बनती है और ये दो नदियां जो हैं उनका नाम है शंख और दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल। और ये शंख और दक्षिणी कोयल नदियां जो हैं ये झारखंड से निकलती हैं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से। और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं आगे आकर उड़ीसा में आकर मिलती हैं, और जहां ये नदियां मिलती हैं उस स्थान का नाम है, वो एक पर्टिकुलर स्थान पे मिलती है जिसको कहते हैं, उस स्थान का नाम है राउरकेला। तो राउरकेला नाम के शहर या नामक स्थान जो है उड़ीसा में, वहां आकर ये दोनों नदियां मिलती हैं, शंख और दक्षिणी कोयल। और कोयला लिख दिया मैंने यहाँ पे, शंख और दक्षिणी कोयल मिलती है और इनके मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है राउरकेला नामक स्थान से। और ये राउरकेला नाम का जो स्थान है ये भी फेमस है इस्पात उद्योग के लिए या स्टील इंडस्ट्री के लिए। और वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? तो वैतरणी नदी जो है ये बेसिकली उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। क्योंझर जिले से निकलती है और माना कि ये उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। उसके बाद क्या होता है, उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलकर थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाती है, हल्का सा झारखंड में एंटर करते हुए फिर वापस आ जाती है उड़ीसा की तरफ। तो बॉर्डर रीजन पे है ये बिल्कुल झारखंड के और उड़ीसा के, इसीलिए थोड़ा सा इसका जो भाग है वो हम कह सकते हैं कि रांची के पठार के कुछ एरिया पे होते हुए आता है, पर मेनली ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है। तो वैतरणी नदी का उद्गम होता है उड़ीसा के क्योंझर जिले से और वैतरणी नदी आगे चलकर ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना वो क्या है, भीतरकनिका मैंग्रोव इनके दोनों नदियों के डेल्टा क्षेत्र में है, सम्मिलित डेल्टा क्षेत्र में है। ब्राह्मणी बनती है शंख और दक्षिणी कोयल नदी के मिलने से और वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। तो ये मेन चीजें हैं। तो देखिए ये इनके बारे में बेसिक चीजें लिखी हुई। वैतरणी ब्राह्मणी, वैतरणी कहा जाता है इंग्लिश में, उड़ीसा के क्योंझर जिले से तो निकलती है वैतरणी। अच्छा, वैतरणी का एक नाम और है धामरा। धामरा। फिर शंख और दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, साउथ कोयल। साउथ कोयल। इन दोनों नदियों के मिलने से राउरकेला नाम का जो स्थान है, राउरकेला, वहां पर ब्राह्मणी नदी बनती है और डेल्टा क्षेत्र में इनके भीतरकनिका मैंग्रोव है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया ऑलिव रिडले कछुए को यहाँ संरक्षण दिया जाता है। तो ये हो गई
ब्राह्मणी और वैतरणी नदी। अब इनके बाद नेक्स्ट नदी कौन सी है, तो स्वर्णरेखा, वैतरणी और ब्राह्मणी के आगे आती है एक प्रमुख नदी उड़ीसा की जिसका नाम है महानदी। तो अब महानदी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए महानदी जो है ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है। स्वर्णरेखा, उसके बाद आ जाती है वैतरणी, फिर आती है ब्राह्मणी, उसके बाद आती है ये यहाँ पर ये नदी जिसका नाम है महानदी। अब महानदी जो है दो प्रमुख राज्यों की प्रमुख नदी है, एक तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए आती है। छत्तीसगढ़ में ये नदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा हमने एक पठार किया था, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो दंडकारण्य पठार जो है उसका जो पदेन क्षेत्र है जहाँ पे वो प्लेटो पठार खत्म होता है वहां कुछ पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों का नाम है, छत्तीसगढ़ में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है सिहावा पहाड़ियां। तो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से, हिल्स से निकलती है ये नदी। यहाँ छत्तीसगढ़ में पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है। उनसे निकलकर ये नदी उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा में जाने के बाद ये डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाकर फिर गिरती है बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। ये नदी जो है इसकी खास बात यह है कि उड़ीसा में जहां इसका डेल्टा क्षेत्र है वहां कई सारे उड़ीसा के प्रमुख शहर इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। डेल्टा रीजन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज है यहाँ पर और उन सिटीज का नाम है, यहाँ पर कटक नाम का प्रमुख शहर है, पुरी नाम का प्रमुख शहर है, भुवनेश्वर जो है वो भी इसी नदी के डेल्टा क्षेत्र में है। तो काफी महत्वपूर्ण शहर, सिटीज जो है उड़ीसा की वो आपको मिल जाएंगी इसके डेल्टा रीजन में। और महानदी का, स्वर्ण रेखा का और ब्राह्मणी और वैतरणी का, इनका जो डेल्टा रीजन है और कोस्टल रीजन है उसका यूज किया जाता है नौवहन के लिए, नेविगेशन के लिए। इसीलिए यहाँ महानदी और वैतरणी, ब्राह्मणी, इनके डेल्टा रीजन में एक नेशनल वाटरवे स्थित है। अब नेशनल वाटरवे का नंबर कौन सा है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे और किसी को ध्यान हो तो बताइएगा। तो यहाँ महानदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नेशनल वाटरवे स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, ये आप बताइएगा कमेंट्स में, डिस्कशन में। अब देखिए ये उड़ीसा के जो डेल्टा क्षेत्र बनाती है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में जब ये नदी बहती है तो छत्तीसगढ़ में चारों तरफ कई सारी पहाड़ियां हैं और पठार हैं, प्लेटो रीजन है, काफी ऊंचा भाग है चारों तरफ। और जहाँ ये नदी बहती है वो नदी जिस एरिया से बह रही है उसको बेसिन कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है महानदी का वो नीचा है और आसपास कई सारी ऊंची पहाड़ियां हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में इस नदी का बेसिन एक कटोरे के जैसा लगता है। कटोरे में जो बीच वाला भाग होता है वो थोड़ा नीचा होता है और आसपास के हिस्से थोड़े ऊंचे होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आसपास इसके पहाड़ियां, ऊंचे भाग, पठार, प्लाटो वगैरह है जिन सबका पानी आता है इस नदी को मिलता है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में ये जो नदी का बेसिन है ये एक कटोरे नुमा बेसिन है। कटोरे के आकार का बेसिन, कटोरे के आकार का बेसिन है इस नदी का छत्तीसगढ़ में, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बोल शेप्ड बेसिन। और ये जो बोल शेप्ड बेसिन है जहां आसपास के क्षेत्रों से पानी आता है, उस बोल शेप्ड बेसिन में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस नदी के बेसिन क्षेत्र में की जाती है चावल की खेती, राइस कल्टीवेशन। और यहाँ पर अच्छा खासा चावल का उत्पादन होता है, सर्वाधिक नहीं होता पर अच्छा खासा होता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ को कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा। इसलिए नहीं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो कटोरे के आकार का है, इसलिए छत्तीसगढ़ के चावल के कटोरा कहा जाता है इस नदी के बेसिन को छत्तीसगढ़ में। जब ये उड़ीसा में आती है नदी, तो उड़ीसा में इस नदी के ऊपर यहाँ एक बांध स्थित है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। और इस बांध की खास बात यह है हीराकुंड डैम की कि भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है। अब लॉन्गेस्ट डैम के अलावा छत्तीसगढ़ और आसपास का जो क्षेत्र है, इवन एमपी के कुछ भाग से, छत्तीसगढ़ से और भी आसपास के राज्य जो है उनसे कुछ नदियां आकर यहाँ इस नदी से मिलती हैं। खास तौर पर उड़ीसा की छोटी मोटी नदियां और छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख नदियां इससे आकर मिलती हैं।
तो अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, उनको देखते हैं। सहायक नदियां देखिए, उससे पहले ये नदी का बहाव इस तरह से हो रहा है, तो इसके ऊपर वाली जो सहायक नदियां होंगी वो लेफ्ट साइड की होंगी, नीचे वाली सहायक नदियां राइट साइड की होंगी। तो अब देखिए, ये जो सहायक नदियां हैं, पहली सहायक नदी लेफ्ट हैंड साइड की है इब, दूसरी सहायक नदी है मंद, तीसरी है हसदो, फिर है श्योनाथ। इबमंद, हसदो, श्योनाथ, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज है। और राइट साइड की है तेल और ओंग नाम की सहायक नदियां, ओंग और ये तेल। तो इबमंद, हसदो, श्योनाथ, तेल, ओंग, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये महानदी से रिलेटेड बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, उड़ीसा में कौन से जिले में है ये सिहावा पहाड़ियां? तो ये रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है नदी। छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है और बोल शेप्ड बेसिन में चावल की खेती होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, जैसा मैंने बताया, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। और कटक, पुरी, भुवनेश्वर जैसे प्रमुख शहर इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में है। और उड़ीसा की सबसे बड़ी और मेजर रिवर जो है वो यही है। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। अब इसके बाद अगली नदी कौन सी आती है? तो अगली नदी यहाँ पर आती है स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी के बाद गोदावरी। तो अब हम गोदावरी नदी को डिस्कस करेंगे। गोदावरी नदी जो है, यहाँ अगर देखें, गोदावरी की लेंथ लिखी है, बाकी नदियों की लेंथ नहीं लिखी हुई थी। लेंथ इसलिए लिखी है क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ा जो बेसिन एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का है। अब गोदावरी नदी कहाँ से आ रही है पहले वो देखिए। ये है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी को डिस्कस कर लेते हैं। गोदावरी नदी जो है, इसका दक्षिण भारत में इतना ज्यादा महत्व है जितना उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है। नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी जितना महत्वपूर्ण है, उतना साउथ इंडिया में गोदावरी नदी का महत्व है। जिस तरह से गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर, वैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। और अगर भारत की तुलना में देखें तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी। गंगा नदी भारत में सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती है या जल ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है, अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा नदी जिस तरह से भारत में सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, वैसे ये दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है और भारत के दृष्टि से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वो इसी के द्वारा, गोदावरी नदी द्वारा ही बनता है। और ये जो गोदावरी नदी है, क्योंकि गंगा से मिलता जुलता इसका महत्व है दक्षिण भारत में, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण या दक्षिणी गंगा। और ये जो दक्षिण गंगा इसको कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, दक्षिण गंगा, इसको साउथ गंगा नहीं लिखेंगे, दक्षिण गंगा ही लिखेंगे इंग्लिश में भी, गंगा। अब आपने दक्षिण गंगा या इससे मिलता जुलता एक टाइटल जो है वो कावेरी के साथ जुड़ा हुआ भी देखा होगा। तो कावेरी नदी जो है उसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और इसे गोदावरी को दक्षिणी गंगा या दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा के अलावा इसको, गोदावरी नदी को एक और नाम मिला है और वो है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, या फिर इसको इंग्लिश में भी वृद्ध गंगा ही लिखेंगे, ओल्ड गंगा नहीं लिखेंगे, वृद्ध गंगा। तो ये दो टाइटल मिले हुए हैं क्योंकि इसका महत्व गंगा नदी जैसा है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। अब ये निकलती कहाँ से है? तो गोदावरी नदी आपको याद होगा, हमने पश्चिमी घाट किए थे, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट में हमने पहला जो भाग किया था उत्तरी सह्याद्री वाला, उसमें हमने देखा था उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है और कलसुबाई चोटी क्षेत्र से गोदावरी नदी निकलती है। तो कलसुबाई जो पीक रीजन है, चोटी क्षेत्र है, वहां पर एक पठार है जिसका नाम है त्रियंबक पठार। तो त्रियंबक पठारी क्षेत्र से, प्लेटो रीजन से ये नदी निकलती है। तो त्रियंबक या त्रियंबकेश्वर वाला जो स्थान है, रिलीजियस प्लेस भी है, वहां से ये नदी निकलती है और आगे चलती है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद
महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये आगे जाती है तेलंगाना में, और तेलंगाना से होने के बाद निकलने के बाद ये जाती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। इस तरह से इन 3 राज्यों से होते हुए ये जाती है। अब इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको भी देखेंगे, और इस पर कौन कौन से डैम्स या कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या बने हुए हैं कौन से, उनको देखेंगे। तो पहले ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो देखिए, इससे उत्तर में मिलने वाली, उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां लेफ्ट साइड की है। तो उत्तर से आकर मिलती हैं बहुत सारी नदियां, और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों की संख्या थोड़ी कम है। उत्तर से आकर जो नदियां मिलती हैं, महाराष्ट्र में से निकलने वाली पूर्णा नदी, फिर उसके बाद पेनगंगा, पेनगंगा से वर्धा मिलती है, और वेनगंगा। पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, ये तीनों नदियां जब मिलती हैं तो बनती है प्राणहिता नदी। अब कई जगह कुछ एटलसेस वगैरह में यहाँ पेनगंगा का नाम यहाँ लिखा हुआ और वेनगंगा का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ये कई जगह स्वैप करा हुआ लिखा हुआ है, पर आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। प्राणहिता एक मेन नदी है जो गोदावरी से मिल रही है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मेनली प्राणहिता है, और प्राणहिता बनती कैसे है, जब पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा मिलती हैं तब बनती है। तो वो याद रखिए, दैट विल बी इनफ। सो ये प्राणहिता इसकी एक और सहायक नदी। फिर आपको याद होगा जब हमने दंडकारण्य पठार किया था तब हमने देखा था एक इंद्रावती नाम की नदी। तो इंद्रावती नाम की जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और तेलंगाना में आकर और मिलती है इससे, गोदावरी नदी से। फिर उड़ीसा से कुछ नदियां और आती है, और उनमें 2 प्रमुख नदियां जो आपस में मिली जाती हैं, सबरी और सिलेरू। तो सिलेरू सबरी, इनकी फिर सम्मिलित धारा जो है वो आगे आकर गोदावरी नदी से मिलती है। अब यहाँ तक ये जो नदियां देखी हैं उत्तर वाली, इन्हीं को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो ये है महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश वाला भाग। इसमें से प्राणहिता कैसे बनती है, इन 3 नदियों को मिलाने से बनती है, वो आपने देख लिया। इंद्रावती नदी कहाँ से आ रही है, ये आ रही है छत्तीसगढ़ से। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य पठार है वहां से आ रही है, और दंडकारण्य पठार से जब ये गिरती है इंद्रावती नदी, तो ये छत्तीसगढ़ में एक जल प्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, और उस वाटरफॉल का नाम है चित्रकोट फॉल्स। चित्रकोट वाटरफॉल और वाटरफॉल्स। तो चित्रकोट है ये, चित्रकूट नहीं है, चित्रकोट। तो चित्रकोट जल प्रपात का निर्माण करती है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी। उसके बाद क्या होता है, उड़ीसा में सबरी और सिलेरू मिलती हैं, उसके बाद आके गोदावरी से मिलती हैं। तो इसमें से ये जो सिलेरू नदी है, इस सिलेरू नदी के ऊपर उड़ीसा में एक बांध है, एक परियोजना है जिसका नाम है बाली मेला। बाली मेला प्रोजेक्ट इस नदी पर स्थित है, सिलेरू पर बाली मेला। परियोजना, तो ये बाली मेला परियोजना सिलेरू नदी पर है, सिलेरू इस तरह से लिखते। तो ये हो गई इसके ऊपर से आने वाली लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज में मुख्य है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और सिलेरू। इसमें से इंद्रावती में चित्रकोट जलप्रपात है, वाटरफॉल है। सिलेरू पर बाली मेला नाम की एक प्रोजेक्ट है या परियोजना है। अब हम देखते हैं दक्षिण से आकर मिलने वाली जो राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है। तो एक तो है प्रवारा और एक है मंजरा। प्रवारा और मंजरा में से ये जो मंजरा है, इस नदी पर तेलंगाना में एक परियोजना है जिसका नाम है निजाम सागर। निजाम सागर, तो निजाम सागर नाम की परियोजना या बांध इस नदी पर स्थित है, मंजरा पर। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो ये गोदावरी नदी है, खुद इस गोदावरी नदी के ऊपर एक डैम है, एक प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में। और इस नदी के ऊपर जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर प्रोजेक्ट है उसका नाम है पोलावरम। पोलावरम परियोजना या प्रोजेक्ट। तो गोदावरी से रिलेटेड जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो हमने देख लिए। गोदावरी पर खुद पर आंध्र प्रदेश में पोलावरम, सहायक नदी मंजरा पर निजाम सागर परियोजना, सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं इस नदी के ऊपर। और इंद्रावती
नदी पर एक वाटरफॉल भी है। अब ये नदी जब डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में, उससे पहले ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब जो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है वो किस तरह से होती है और कौन सी शाखाएं इसकी, वो अभी देखेंगे हम। तो ये जो है दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। अब कलसूबाई जो चोटी क्षेत्र है, ये कलकुबाई नहीं होगा, ये क्या होगा, कलसूबाई। कलसूबाई चोटी क्षेत्र में त्रियंबक पठार से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर निकलती है ये नदी। फिर उसके बाद जो मैं अभी बता रही थी आपको, दावलेश्वरम, आंध्र प्रदेश में दावलेश्वरम नाम का एक स्थान है। यहाँ दावलेश्वरम के बाद ये नदी जो है ये 2 ब्रांचेस में बट जाती है, 2 शाखाओं में बट जाती है। राजमुद्री नाम का जो स्थान है उसके पास ये दावलेश्वरम के बाद गोदावरी नदी 2 ब्रांचेस में बटती है, 2 शाखाओं में बटती है। और इसकी जो उत्तरी शाखा है उसको गौतमी कहते हैं नदी, और इसकी जो दक्षिणी शाखा है उसको वशिष्ठ कहा जाता है। तो गौतमी और वशिष्ठ, इस तरह से डेल्टा जब बनाने वाली होती है उससे पहले ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इन दोनों धाराओं के बीच में ही इसका बड़ा सा डेल्टा स्थित है। और ये 2 धाराओं का नाम जो है वो है गौतमी और वशिष्ठ। तो ये 2 धाराओं के नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो अभी मैंने बताया आपको पोलावरम नाम का बांध है आंध्र प्रदेश में। इस नदी पर इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात है। कहाँ है चित्रकूट? छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गई गोदावरी जो कि एक प्रमुख नदी है। अब हम बात करते हैं गोदावरी के बाद आती है कृष्णा। तो कौन कौन सी नदियां हमने की है? स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी जो है वो इस तरह से ये दिख रही है आपको। अब कृष्णा नदी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जिस तरह से गोदावरी नदी निकल रही थी कहाँ से? पश्चिमी घाट से, वैसे ही कृष्णा नदी भी पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी नदी कलसूबाई चोटी क्षेत्र के से निकलती है, जबकि ये जो नदी है कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर चोटी क्षेत्र से निकलती है। याद होगा हमने उत्तरी सह्याद्री किया था तब डिस्कस किया था। तो महाबलेश्वर से निकलती है। अब कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? तो ये महाराष्ट्र से होकर जाती है। इसमें ये जो डायग्राम है थोड़ा और नीचे होना चाहिए था। तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। तो ये ऐसे घूमकर आनी चाहिए थी ज्यादा। तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर निकलती है, गुजरती है। और उसके बाद ये नदी भी क्या करती है? ये भी डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब इस कृष्णा नदी की खास बात यह है कि ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी सबसे लंबी और कृष्णा दूसरी सबसे लंबी नदी, और 1400 किलोमीटर इसकी लगभग आपको लंबाई देखने को मिलेगी। 1400 किलोमीटर लंबी है। अब इस नदी की भी कई सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है। अब ट्रिब्यूटरीज करें उससे पहले ये नदी जो है जब ये कर्नाटक से गुजरती है तो कर्नाटक में इस पर एक बांध है और तेलंगाना में भी इस पर एक बांध है। तो कर्नाटक में जो इस पर बांध है उसका नाम है अलमाटी बांध, अलमाटी डैम, कर्नाटक। तो अलमाटी बांध। और जो तेलंगाना में इस पर बांध है, तेलंगाना में जो बांध है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। तो ये 2 मेजर डैम्स हैं जो इस नदी के ऊपर स्थित है, कर्नाटक में और तेलंगाना में। और अब जो ये नदी है इसके मेजर हमने डैम्स देख लिए, तो अब इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां देखेंगे और उन पर कौन से डैम्स हैं उनको देखेंगे। तो ट्रिब्यूटरीज में देखिए यहाँ पर कोयना नाम की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है महाराष्ट्र में, कोयना। फिर है घाटप्रभा नाम की, घाटप्रभा के बाद है मालप्रभा, फिर है तुंगभद्रा। ये सहायक नदियां इसकी राइट साइड की, मतलब नीचे से आकर मिलने वाली। उसके अलावा ऊपर से आकर मिलने वाली है भीमा और मूसी। अब इन सहायक नदियों की क्या प्रमुख बातें हैं वो देखिए। कोयना नदी जो है इस पर महाराष्ट्र में एक बांध स्थित है, शिवाजी सागर। और फिर ये तुंगभद्रा नदी जो है इस पर कर्नाटक में
कर्नाटक में एक बांध है जिसका नाम भी तुंगभद्रा बांध है। तो तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और कोयना नदी पर शिवाजी सागर बांध है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और खुद इस कृष्णा नदी के ऊपर जो बांध है खुद पर, वो हमने देखा कौन कौन सा। कर्नाटक में तो है अलमाटी बांध, तेलंगाना में है नागार्जुन सागर बांध। इसमें से ऊपर से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं, इसमें से मूसी नदी जो है, इस मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद जो प्रमुख शहर है वो हैदराबाद शहर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी कॉमन कैपिटल है कुछ समय के लिए। तो हैदराबाद इसी मूसी नदी के किनारे है। तो मूसी ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी। तो ये सहायक नदियों की प्रमुख चीजें हो गई। तो अब ये जो कृष्णा नदी है इससे रिलेटेड चीजें देखिए। तो देखिए महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर पीक से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। अलमाटी बांध है इस पर, कहा? कर्नाटक पर, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, कहा? तेलंगाना में। और कोयना जो इसकी सहायक नदी है उस पर शिवाजी सागर बांध है, कहा? महाराष्ट्र में। और तुंगभद्रा बांध जो है कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में। तो ये सब हमने मेन चीजें देख ली। और मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। तो ये प्रमुख चीजें हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा कर चुके हैं। अब कृष्णा के ठीक आगे छोटी नदी है पेनेरू, उसको देखेंगे। और पेनेरू के बाद फिर हम कावेरी नदी देखेंगे। तो अब क्योंकि हम पेनेरू जैसी एक छोटी नदी देख रहे हैं, तो कावेरी के आगे एक छोटी नदी और है वेगई। तो वेगई और पेनेरू दो छोटी नदियां जो बचती हैं उनको अभी एक साथ देखेंगे। और फिर कावेरी नदी को अंत में हम अलग से देखेंगे। तो आप देखिए ये कृष्णा नदी अभी हमने की है। कृष्णा के ठीक आगे नदी है पेनेरू, और पेनेरू के थोड़ा आगे है कावेरी नदी। कावेरी नदी के थोड़ा आगे है वेगई नदी। तो पेनेरू और वेगई इन दो नदियों को अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेनेरू नदी जो है ये निकलती है कर्नाटक से, और फिर ये आंध्र प्रदेश में आती है। और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कर्नाटक में ये जो पेनेरू नदी निकलती है, तो कर्नाटक में कोलार जिला है, कोलार जिला। कोलार जिले में एक पहाड़ी है नंदीदुर्ग पहाड़ी, नंदीदुर्ग हिल्स, दुर्ग हिल्स। ये नंदीदुर्ग हिल्स से निकलती है पहाड़ियों से कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। और आंध्र प्रदेश के दो जिलों से, दो डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, जिनका नाम है चित्तूर, चित्तूर और कुर्नूल, चित्तूर और नेल्लोर। चित्तूर और नेल्लोर नाम के दो डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के, वहां से गुजरती है। और नेल्लोर नाम का जो जिला है, उस नेल्लोर जिले में ये डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपको याद होगा हमने तेलंगाना का पठार या आंध्रा का पठार किया था, तब आपको याद होगा हमने देखा था कि दक्षिणी भाग जो है आंध्रा के पठार का, उसे रायलसीमा कहते हैं। तो ये जो नदी है पेनेरू, ये रायलसीमा क्षेत्र जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश का, जो रायलसीमा रीजन है वहां से गुजरती है, रायलसीमा क्षेत्र से। तो ये एक छोटी छोटी नदी है। और इस नदी की एक खास बात यह है कि इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है या जो इसका बहाव या अपवाह क्षेत्र है, वो दो प्रमुख नदियों के बीच में है, कृष्णा और कावेरी। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो वो है पेनेरू का। तो ये प्रमुख चीजें हैं पेनेरू से रिलेटेड। और ये जो लास्ट छोटी नदी बचती है, इसका नाम है वेगई। इस वेगई नदी में ज्यादा कुछ डिटेल में चीजें नहीं देखनी है। वेगई की खास बात यह है कि वेगई जो है तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है मदुरई, वो वेगई नदी के किनारे है। और वेगई नदी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां वगैरह है वहीं से निकलती है, और आगे आकर पाक की खाड़ी जो है, पाक जल संधि वाला जो क्षेत्र है, पाक बे वाला, वहां पर पाक की खाड़ी में आकर गिरती है। तो वेगई में एक ही पॉइंट याद रखना है कि मदुरई शहर वेगई के किनारे है। तो ये हो गई दो छोटी नदियां। तो अब देखिए नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकलती है पेनेरू नदी, कोलार जिले से कर्नाटक के, फिर ये चित्तूर नेल्लोर जिले से गुजरती है आंध्र प्रदेश के, नेल्लोर जिले में डेल्टा बनाती है और रायलसीमा क्षेत्र से बहती है। और दूसरी जो हमने वेगई नदी की, ये वेगई नदी मदुरई शहर जो है वेगई नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब जो लास्ट मेजर नदी बसती है कावेरी, इस कावेरी नदी को हम देखते हैं। तो कावेरी नदी जो है ये निकलती कहाँ से है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए कावेरी नदी यहाँ पश्चिमी घाट से ही निकल रही है, पर पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की एक प्रमुख पहाड़ी है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है ये, और कर्नाटक से होते हुए सीधे तमिलनाडु में जाती है। हालांकि केरल से भी कुछ नदियां आकर इससे मिलती हैं। तो अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। पर अगर इस नदी के बहाव की बात करें तो ये नदी मेनली खुद बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदी है, कर्नाटक तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको याद होगा हमने यहाँ पर कोरोमंडल तट देखा था। तो ये जो कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 2 बार बारिश होती है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त हो रही है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त हो रही है उत्तर पूर्वी मानसून से। साउथ वेस्ट मानसून से इस एरिया में कैसे बारिश हो रही है, तो जब यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आती है, मानसून पवने, तो मानसून पवनों के आड़े आ जाता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। बट पश्चिमी घाट में कहीं कहीं पासेस हैं, दर्रे हैं। तो उन दर्रों के माध्यम से कुछ मानसून पवनें पहुंचती हैं इस एरिया में और यहाँ पर बारिश करती हैं, इसके बेसिन क्षेत्र में, कावेरी के बेसिन क्षेत्र में। और सर्दियों में क्या होता है, विंटर में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स चलती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेती है, वाटर वेपर, और यहाँ पर तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में बारिश करती है। तो ये कावेरी का बेसिन एक ऐसा एरिया है जहां से दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त हो रही है। दक्षिण उत्तर पूर्वी से ज्यादा प्राप्त हो रही है वर्षा, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से कम हो रही है। पर कोई भी रीजन हो, सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजन्स में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। और इसी वजह से कावेरी साउथ इंडिया की एक ऐसी नदी है जो सदावाहिनी है। वरना दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसमी है, सीजनल है, परंतु कावेरी उनमें एक अलग नदी है जो कि पूरे साल बहती है, पेरिनियल रिवर है। अब कावेरी नदी से रिलेटेड और क्या क्या खास बातें हैं, तो देखिए कावेरी नदी जो है इसके कर्नाटक से और तमिलनाडु तक जब जाती है तो इसके बहाव क्षेत्र में ये 3 बार 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। जैसे डिवाइड हुई फिर वापस एक हो गई, फिर डिवाइड हुई फिर वापस एक हो गई, और फिर 2 शाखाओं में डिवाइड हुई और एंड में फिर डेल्टा बना देती है। तो ये जो नदी है ये 3 बार 2 भागों में विभक्त होती है, और जब ये 2 भागों में विभक्त होती है, डिवाइड होती है, तो इस नदी की धाराओं के बीच में द्वीप बनते हैं, आइलैंड्स बनते हैं। और 3 प्रमुख आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जो इस नदी के बीच बीच में पाए जाते हैं। और वो जो 3 प्रमुख द्वीप हैं उनके नाम क्या हैं वो देखिए। एक नाम तो है श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम द्वीप, रंगपट्टनम आइलैंड। दूसरा जो आइलैंड है वो है शिव समुद्रम आइलैंड, शिव समुद्रम द्वीप। और एक तीसरा द्वीप जो है उसका नाम है श्रीरंगम, श्रीरंगम। ये श्रीरंगम है केवल, और ये श्रीरंगपट्टनम। तो ये जो 2 द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये तो कर्नाटक में है, और श्रीरंगम द्वीप जो है ये तमिलनाडु में। तो इस तरह से ये नदी 3 बार 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 शाखाओं में बढ़ती है, फिर मिल जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। फिर यहाँ तमिलनाडु में जब ये डेल्टा बनाने वाली होती है, उससे पहले जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये 2 पार्ट्स में कहाँ से डिवाइड हो जाती है, तो तिरुचिरापल्ली नाम का जो स्थान है तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली के ठीक आगे पूर्व में जाने के बाद ये 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, 2 ब्रांचेस में बट जाती है। और ये जो कावेरी नदी है सदावाहिनी है, प्लस इसका जो बेसिन है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है, और इसीलिए कावेरी के बेसिन क्षेत्र में खासतौर पर डेल्टा रीजन जो है वहां चावल की खेती की जाती है। इसीलिए दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा किसको माना जाता है, फूड बास्केट ऑफ साउथ इंडिया, वो माना जाता है इस कावेरी के बेसिन या डेल्टा क्षेत्र को, जिसे हम तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र या कोरोमंडल तट भी कहते हैं। वहां पर ये इस तरह की चावल की खेती होती है। ये सब मेन चीजें हो गई कावेरी से रिलेटेड। उसके बाद
कावेरी नदी जो है इस पर कर्नाटक में बांध है और उसी तरह से तमिलनाडु में भी बांध है। और कर्नाटक में जो इस पर बांध है उसका नाम है कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर डैम। और तमिलनाडु में इस नदी पर है एक बांध जिसका नाम है मेटूर बांध, मेटूर डैम। तो ये दो मेजर डैम्स इस नदी के ऊपर स्थित है। प्लस इस नदी पर कर्नाटक में और तमिलनाडु में वाटरफॉल्स भी हैं, क्योंकि ये कर्नाटक के पठार से नीचे गिरते समय वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात बनाती है। तो जो जलप्रपात है कर्नाटक में, जो जलप्रपात है उसका नाम है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम नाम का वाटरफॉल भी है, जलप्रपात भी है, और शिव समुद्रम नाम का आइलैंड जो है वो भी है कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम नाम का वाटरफॉल कर्नाटक में और एक वाटरफॉल है तमिलनाडु में, और उसका नाम है होंगेनकल, होंगेनकल फॉल्स, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो दो मेजर वाटरफॉल्स, जलप्रपात इस नदी में स्थित है। तो ये मुख्य चीजें हो गई। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज में देखिए उत्तर से आकर मिलती है हेमावती, अर्कावती जैसी नदियां, और भी कई हैं बट ये मेन है हेमावती, अर्कावती। दक्षिण से आकर मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी और अमरावती। तो देखिए अमरावती नाम की नदी तो यहाँ पर तमिलनाडु में है, परंतु अमरावती नाम का स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो नया कैपिटल डेवलप किया जा रहा है। तो ये इसकी लेफ्ट और राइट साइड की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब देखिए कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियां ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ियां किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। फिर तमिलनाडु में ये डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की गंगा, अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था गोदावरी के टाइम, अभी रिपीट नहीं किया। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहने के पीछे क्या लॉजिक है? तो देखिए गोदावरी तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल गंगा जैसी है, इसलिए उसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व है दक्षिण भारत में, जैसे गंगा का धार्मिक महत्व है उत्तर भारत में, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है गंगा की नॉर्थ इंडिया में, एग्जैक्टली सेम वैसे ही कावेरी नदी की धार्मिक महत्व है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है साउथ इंडिया में। अस्थि विसर्जन, पूजा पाठ वगैरह वो सब इस कावेरी नदी में किया जाता है, इसलिए इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस के कारण ये नाम है। और इंग्लिश में इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया या दक्षिण भारत की गंगा दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब जो तिरुचिरापल्ली के आगे ये दो धाराओं में विभक्त होती है, डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, दो ब्रांचेस में, तो उसमें देखिए उत्तरी शाखा जो है, नदन ब्रांच जो बनती है इसकी, उसका नाम है कोलेरून, और सदर्न ब्रांच को तो कावेरी ही कहते हैं। तो तिरुचिरापल्ली के आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, ऊपर वाला जो इसकी धारा है वो कहलाई कोलेरून और नीचे वाली कावेरी, फिर एंड में जाकर वो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और ये जो दोनों ब्रांचेस है इनके बीच में कावेरी का डेल्टा बनता है। सदावाहिनी है क्योंकि दोनों तरफ से, दोनों सर्दियों और गर्मियों दोनों में इसको मानसून वर्षा प्राप्त हो रही है। चावल की खेती के लिए फेमस है। 3 बार 2 धाराओं में बट जाती है जैसा मैंने बताया, और उन 2 धाराओं के बीच बीच में क्या बनते हैं? द्वीप बनते हैं, आइलैंड्स। और आइलैंड्स जो 3 इसमें है वो है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम कर्नाटक में है, श्रीरंगम द्वीप है तमिलनाडु में। इस पर वाटरफॉल है, जलप्रपात है। जैसे वाटरफॉल में एक तो शिव वाटरफॉल नहीं, शिव समुद्रम है ये पूरा, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कर्नाटक में है। और तमिलनाडु में जो है होंगेनकल नाम का एक वाटरफॉल है, होंगेनकल, तो ये वाटरफॉल है। प्लस बांध जो है कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध इस पर है कर्नाटक में, और मेटूर बांध है इस पर तमिलनाडु। तो ये मेजर डैम्स हैं। प्लस ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां आपको दिख रही है, ऊपर वाली लेफ्ट साइड की हेमावती, अर्कावती, नीचे वाली राइट साइड की लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अमरावती। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हो गई इसकी कावेरी की। और इसी के साथ हमने जो बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, वो हमने देख लिया। और पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं उसमें से भले ही छोटी मोटी रिवर्स अगर हटा दे, पर मेन रिवर्स जो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए जिनके बारे में, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, इन सारी नदियों को लर्न कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।